नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ आजमगढ़ से। आज फिर आपके बीच में हूँ एक नए प्रश्न के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं औरतों में होने वाली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या मासिक धर्म में अनियमितताओं की। दोस्तों, मासिक धर्म की अनियमितताओं को जानने से पहले क्यों होती हैं, क्या होती हैं, हमें ये जान लेना चाहिए कि मासिक धर्म कब अनियमित कहलाता है। तो जब लड़की को मासिक आना शुरू होता है, पहले 1 साल में उसका पीरियड ज़रूरी नहीं है कि वो 1 महीने पे आए, वो 10 दिन पे, 15 दिन पे कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसकी जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होती है, जो मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है कि उसकी इमेच्योरिटी की वजह से लड़की को इरेगुलरली कभी भी पीरियड आ जाता है। वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल माना जाता है। तो वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इसकी कड़ी में दूसरी चीज़ आती है कि अगर लड़की को मासिक आते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया और उसके बावजूद वो उसको पीरियड इरेगुलर आ रहा है, तो ऐसे में हमें ये सोचना पड़ता है कि वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कब पीरियड इरेगुलर कहा जाता है। मासिक धर्म शुरू होने के 1 साल तक अगर पीरियड इरेगुलर है तो वो नॉर्मल है। 1 साल से लेकर के 3 साल एमसी शुरू होने के बीच अगर पीरियड जो है 21 दिन से पहले या 45 दिन से ऊपर आता है तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। सिमिलरली एमसी शुरू होने के 3 महीने से लेकर के और जब एमसी बंद होने के 40-42 साल की उम्र तक कोई भी पीरियड अगर 21 दिन से पहले आ जाए या 35 दिन के ऊपर जाए तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। इसी तरह से कोई लड़की जो 1 साल से पीरियड आ रही है, उसको पीरियड की ड्यूरेशन जो आने की अंतराल है वो 90 दिन से ऊपर अगर होता है तो राहुल उधर जाओ, अगर वो 90 डेज से ऊपर होता है पीरियड आने का ड्यूरेशन एक बार में, तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। इसी प्रकार से कोई लड़की अगर उसको पीरियड 15 साल की उम्र तक नहीं आया या उसकी बॉडी का पूरा डेवलपमेंट, स्पेशली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया और उसके बाद भी उसको पीरियड नहीं शुरू हुआ 3 साल तक, तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। ये तो बात हुई ड्यूरेशन की। इसी तरह से जो पीरियड 3 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है, विद इन वीक ख़त्म हो जाता है, फ्लो, वो नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मली आपको 2 से 3 पैड एक दिन लेना पड़े, फर्स्ट डे वो कम रहे, सेकेंड डे खुल के आए या 1 या 2 दिन खुल के आए, बाकी दिन थोड़ा थोड़ा लग के ख़त्म हो जाता है। दिन भर में 3 पैड से ज़्यादा आपको नहीं चेंज करना पड़ता है, वो पीरियड नॉर्मल कहा जाता है। उसमें बड़े बड़े जमे हुए क्लॉट्स की तरह ब्लड ना आए, पेनफुल पीरियड्स ना हो, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं। अब इन अनियमितताओं का कारण क्या है, हमको ये जानने की ज़रूरत है। तो पहली अनियमितता का कारण मैंने आपको बताया एज रिलेटेड। जब लड़की को शुरू में पीरियड आता है तो 1-2 साल तक वो इरेगुलर रहता है, उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सेकेंड रीज़न होता है प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। कभी कभी क्या होता है कि लड़की को बायोकेमिकल प्रेगनेंसी रुक जाती है कि उसको पीरियड मिस नहीं होता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, हर मंथ में पीरियड आता है, फिर जब बच्चा थोड़ा ग्रो करता है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो ब्लीडिंग कंटिन्यूएशन में चलती रहती है, तो उससे भी पीरियड इरेगुलर होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि हर महीने बच्चा पेट में रहते हुए भी स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में पीरियड का दिखाई देना, वो भी गड़बड़ होता है। तो वो नॉर्मल है, लेकिन उससे भी समझ में नहीं आता है कि, और उसमें आदमी गड़बड़ी कर सकता है, कोई दवा खा सकता है प्रेगनेंसी ना जानते हुए, जो कि बच्चे के लिए सेफ नहीं हो सकता है। तो ये कारण हो गया। तीसरा कारण आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो मैंने आपको बताया है एक हार्मोनल कारण है, जिसमें पीरियड का ड्यूरेशन बढ़ बढ़ के आता है। लड़की को 35 दिन से ऊपर पीरियड आ सकता है, वो 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 6 महीने पे आ सकता है 80% लोगों में, और कभी कभी आता है तो बिना दवा के बंद नहीं होता है और कभी कभी बिना दवा के पीरियड भी नहीं आता है, तो ये भी एबनॉर्मल होता है। तो इसमें 2 तरह की सिचुएशन होती है। 80% लोगों को तो पीरियड ऊपर जाके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में आता है, लेकिन 20% को समय पे भी आ सकता है, कम दिन पे भी आ सकता है, बार बार भी आ सकता है, क्योंकि जो उनकी यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसकी
मोटाई बढ़ जाती है और वो बीच बीच में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से शेड ऑफ कर सकती है, जिसकी वजह से बीच बीच में पीरियड आ सकता है। इसी कड़ी में दूसरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस है हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारे इस एरिया में हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा कॉमन है। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारी मिट्टी में आयोडीन की कमी है, जिसकी वजह से पीरियड जो है, थायराइड हमारा गड़बड़ रहता है। जब थायराइड हार्मोन कम बनाता है हमारा बॉडी, तो ब्रेन जो सिग्नल भेजता है TSH, उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई आती है, जिसको आप कहते हैं हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है। बेसिकली थायराइड घटा हुआ है, लेकिन वो TSH के बढ़े हुए की हम बात करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है पीरियड इर्रेगुलर होने का, बार बार होने का। उसके अलावा चौथा कारण होता है कभी कभी यही झिल्ली जो बच्चेदानी की मोटी हुई है, वो आपस में लिपट के एक गोले जैसा बना लेती है, जिसको हम पॉलिप कहते हैं। तो बच्चेदानी जो है उसको MC आने के बाद ब्लड बंद करने के लिए आपस में ऐसे चिपकना पड़ता है। वो आपस में ठीक से चिपक नहीं पाती है। बच्चेदानी को ईश्वर ने सिर्फ बच्चा रखने के लिए बनाया है, उसके अलावा उसके अंदर कोई भी चीज़ रहती है तो वो उसको धक्का मार के बाहर निकालने की कोशिश करती है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इर्रेगुलर होती है। पीरियड डेट पे आता है, उसके 10-15 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक कारण होता है। किसी भी तरह की गांठ, फाइब्रॉयड हो, एडेनोमायोसिस हो, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। फाइब्रॉयड यूट्रस की जो वॉल होती है वो मांसपेशियों की बनी होती है, उसके गांठ को हम फाइब्रॉयड कहते हैं। और कभी कभी यूट्रस की वॉल में MC आता है, जिससे यूट्रस की वॉल चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, आपस में चिपकती नहीं है ठीक से, उससे ज़्यादा ब्लीडिंग और पेन होता है। उस कंडीशन को एडेनोमायोसिस कहते हैं। तो फाइब्रॉयड, एडेनोमायोसिस, पॉलिप, ये सारे रीज़न हैं ब्लीडिंग करने के। कभी कभी ये एंडोमेट्रियोसिस जो ट्यूब में रहता है, ओवरी में रहता है, वहाँ से पीछे से ब्लड आकर के बीच बीच में गिरता रहता है, हमको ऐसा लगता है कि MC आ रही है। वो भी एक एबनॉर्मलिटी दिखाई पड़ती है, जो बाद में समझ में आती है कि क्यों हो रहा है। कभी कभी यूट्रस के मुंह पे, सर्विक्स जिसको कहते हैं, उस पर कोई गांठ होती है, कोई पॉलिप होती है, और वो बार बार धक्का लगने से, फ्रिक्शन से उसमें से ब्लड निकलता है। तो ये भी एक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का कारण है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपका पीरियड 21 दिन से कम पे आ रहा है, महीने में 2 बार आ रहा है तो उसमें बहुत सारा ब्लड जा रहा है, उसमें क्लॉटिंग हो रही है, आपको पेन हो रहा है, या आपका पीरियड 2-2 महीने नहीं आ रहा है, 40 दिन के ऊपर आ रहा है, कम आ रहा है, बिल्कुल आपको पैड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इन सारी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उम्र के एक्सट्रीम्स में 15 से 20 साल इधर की उम्र इधर, और 45 से 50 साल की जो उम्र होती है, उसमें कुछ तरह के ट्यूमर्स और कैंसर्स कॉमन होते हैं। और इस उम्र में अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ज़्यादा है तो यही टाइम होता है जो स्पेशली 45 से 50 वाला है। यूजुअली लोगों को 47 से 48 साल में इंडिया में MC ख़त्म होती है, तो उस वक्त MC ख़त्म होने से पहले भी चढ़ चढ़ के आने लगती है, किसी को जल्दी जल्दी आने लगती है, और यही टाइम है बीमारियों का भी। तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर ना करें, ये मान के ना चलें कि ये पीरियड इरेगुलर है, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको समय रहते अगर ये चीज़ 2-3 बार होती है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने पे डॉक्टर आपका एक एग्जामिनेशन करता है, पर स्पेकुलम और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। हम आँख से आपके सर्विक्स को देखने की कोशिश करते हैं, उसको पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन कहते हैं। हाथ से छू के बच्चेदानी को पेट के ऊपर से देख करके हम उसमें कोई गांठ और चीज़ों को फील करने की कोशिश करते हैं, उसको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके साथ हम एक आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब हम पेट से अल्ट्रासाउंड करते हैं उसको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और जब हम वेजाइना की तरफ से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसको ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। किसी भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में अगर लड़की सेक्सुअली एक्टिव है, मैरिड है, तो प्रेफर करना चाहिए कि उसका एक ट्रांस वेजाइनल स्कैन हो, क्योंकि ऊपर से पेट से जब अल्ट्रासाउंड होता है तो हर चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। ये ऐसी बात हो गई कि आप छत में छेद करके अपने कमरे में नीचे झांकें, या आप कमरे के दरवाजे को खोल करके अंदर आएँ, ये डिफरेंस होता है TVS में और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, इस तरह की कोई भी गड़बड़ी दिख रही हो तो उस गड़बड़ी के लिए आपके डॉक्टर को
यूजुअली वो आपको सलाह देते ही हैं, अगर सुविधा उपलब्ध होती है तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने की, उससे वो उस कमी को पता करते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप है या आपको मिसकैरेज होकर के अंदर पड़ा हुआ है, कभी कभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई वो ये है कि आजकल ये मेडिकल एबॉर्शन पिल हर दुकान पे अवेलेबल है और आपको पीरियड ओवर ड्यू होता है, आपको बच्चा नहीं चाहिए होता है और आप वो दवाई मेडिकल स्टोर से मंगा के खुद से खा लेते हैं और आपको थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, आप समझते हैं कि आपका मिसकैरेज हो गया, आपका बच्चा गिर गया, लेकिन कुछ दिनों बाद से पता चलता है कि आपको फिर से ब्लीडिंग आने लगी, ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगी, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि आप बेहोश तक हो जाते हैं, आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, आपको उठा के इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए कोई भी मिसकैरेज की दवाएं ना खाएं। उसका एक कारण और भी है, 1000 में एक प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया होगा पहले कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा और बीज आपस में यूट्रस की ट्यूब जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं उसमें मिलते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है, गर्भ 2-3 दिन वहाँ बढ़ता है, फिर ट्यूब में छोटे छोटे बाल होते हैं, उनके माध्यम से खिसकता हुआ वो बच्चेदानी में आता है और एंडोमेट्रियल कैविटी में फिर वो 9 महीने रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से ट्यूब के वो सीलिया कहते हैं उनको, उन बालों को, वो फंक्शन नहीं करते हैं और वो गर्भ खिसक करके नीचे नहीं आता है और ये प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना आके ट्यूब में बढ़ने लगती है। और जब कभी भी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना बढ़ करके ट्यूब में बढ़ती है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और भगवान ने ट्यूब को फैल के बच्चा रखने की ताकत नहीं दी है तो वो ट्यूब रप्चर होती है, ब्लीडिंग होती है और साथ में यूट्रस की तरफ से भी ब्लीडिंग होता है, पेट में दर्द होता है। तो ये भी एक कारण है। और अगर वो ट्यूब फट के अपनी जगह पे चिपक गई, उसके ऊपर क्लॉट्स ब्लड के इकट्ठे हो गए तो वो क्रॉनिक रप्चर एक्टोपिक बन जाता है। तो तुरंत पेशेंट को सीरियस नहीं करता है, वो अचानक से उसको चक्कर आता है, फिर वो ठीक हो जाती है, थोड़ा थोड़ा उसको ब्लड जाने लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों हुआ। और ये कंडीशन आजकल बिना जाने दवाई खाने में कि बच्चा बच्चेदानी में है कि ट्यूब में है, बिना वजह जाने दवा खाने से ये सिचुएशन वर्स हो सकती है। सिमिलरली अगर आप न्यूली मैरिड हैं, आपको बच्चा नहीं चाहिए, आप कोई प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं और आपको जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उसके बाद आप इमरजेंसी पिल्स मंगा के खा लेते हैं, उन पिल्स को खाने की वजह से भी आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है, बार बार ब्लीडिंग आने लगती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको क्या हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि बड़े बूढ़े हमेशा ये कहते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो मालाडी, मालायन, ट्रैक्युलर है, ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसको खाने से आगे चल के बच्चा रुकने में दिक्कत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप प्रॉपरली अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाते हैं, आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आपको जितने दिन बच्चा नहीं चाहिए उतने दिन आपको बच्चा नहीं होगा और दवा छोड़ने के 2 से 3 महीने के बीच आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे अगर आप में कोई और कमी नहीं होगी। तो वो बेटर तरीका है बजाय इसके कि आप कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाएं या फिर ये एमटीपी किट बाज़ार से मंगा के प्रेग्नेंट होने के बाद बिना डॉक्टर की सलाह लिए खाएं। तो ये 2 ऐसे कारण हैं जिसके बहुत सारे पेशेंट आजकल मैं देख रही हूँ ट्यूब रप्चर करके आते हैं, सीरियस होकर के आते हैं, ब्लीडिंग बहुत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है इन दवाओं को खाने से और अंदर जो टुकड़े बचे रहते हैं उनमें इन्फेक्शन होकर उनमें ब्लड की ढेर सारी नलियाँ आ जाती हैं और वो अगर उसमें किसी ने औजार लगा के उसकी सफाई करने की, उसको एवी मैलफॉर्मेशन कहते हैं, अगर उसमें किसी ने औजार लगा के उसकी सफाई करने की कोशिश की तो इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि जान को भी खतरा हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने आप दवा ना खाएं। आपको देखना है कि पीरियड कैसे आता है। मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशंस जो कॉमन हैं उनमें पीरियड में क्या गड़बड़ी होती है वो बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि अगर आपको थायराइड है, आप थायराइड की दवा अगर खा रहे हैं तो 2 से 3 महीने लगते हैं आपके थायराइड लेवल को नॉर्मल होने के लिए। इस बीच में आपकी बॉडी में पीरियड गड़बड़ हो सकते हैं, पीरियड चढ़ के आ सकता है, हर 15 से 20 दिन पे आ सकता है या थोड़ा थोड़ा कई बार लग सकता है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। इसी तरह अगर आपके
आपके शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो कुछ लोग आके मुझसे शिकायत करते हैं कि मैडम जब मेरे को पीरियड आता है, पीरियड आने के पहले थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग 7-8 दिन तक रहता है, 5 दिन रहता है, उसके बाद मुझे खुल के पीरियड आता है। तो ये अक्सर हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन की कमी से होता है। तो ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। इसी तरह से कुछ लोगों को पीरियड ख़त्म होने के बाद स्पॉटिंग 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक चलती है। ये बेसिकली ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी से होता है। इसी तरह प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो माँ को बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध बनाने में सहायक होता है। जब माँ लैक्टेशन में होती है, दूध पिलाती है, उस वक्त वो निकलता है। वो हार्मोन अगर किसी नॉर्मल महिला को जो इसको बच्चा नहीं है उसके शरीर में बढ़ जाता है किसी कारण से, या तो उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो सकता है या किसी दवाई से, या कभी कभी यूं भी बढ़ जाता है, तो उसके बढ़ने से भी आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है। पहले ज़माने में माँ जब बच्चों को दूध पिलाती थी तो 3 से 4 साल उनको एमसी नहीं आती थी, और दैट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। वो नेचर का तरीका है कि इस बच्चे को माँ पूरा टाइम दे पाए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ओव्यूलेशन रोकता है, जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर होता है, पीरियड नहीं आता है, और वो भी एक गड़बड़ी है। 3rd नंबर पे आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओडी, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती रहती हूँ। इस बीमारी में 80% महिलाओं को पीरियड चढ़ के आता है तो कम आता है, जस्ट स्पॉटिंग होती है और उसके बाद से पीरियड बंद हो जाता है। 20% महिलाओं को रेगुलर पीरियड आ सकता है, और बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 15-15, 20-20 दिन पे पीरियड आता है, और आता है तो बंद ही नहीं होता है। तो ऐसे में मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, या किसी को डिलीवरी हुई प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, या किसी की डीएनसी हुई, उसको प्रॉपर जगह सफाई से सब कुछ एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ नहीं किया गया, उसको कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं चलाई गई, तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। उसमें भी वो झिल्ली बीच बीच में गिरती जाती है, और उसके गिरने से अनियमित तरह का ब्लीडिंग होता है, आपका एमसी गड़बड़ हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। एक चीज़ आपने अपने पेपर में पढ़ी होगी, डॉक्टर DUB या AUB लिखता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ये अधिकतर 20 साल से 40 साल के 45 साल के बीच महिलाओं को होता है। इसमें उनको पीरियड जल्दी जल्दी आ सकता है, या पीरियड में ब्लड ज़्यादा आने लग जाता है, और जब हम उनकी जांच करते हैं उनके अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं मिलता है, उनका हार्मोन सब कुछ बॉडी में ठीक रहता है, तो हम उसको DUB या AUB का नाम दे देते हैं। और बेसिकली वो एक तरह का हार्मोनल डिसफंक्शन ही होता है, लेकिन वो किसी रिपोर्ट में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग उसको 3 महीने 6 महीने उस महिला को एक स्पेशल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पे रखते हैं, और उसके बाद 21-21 दिन तक और उसका पीरियड रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। जब वो करेक्ट हो जाता है तो उसके बाद से उसको दवा छोड़ करके देखते हैं कि वो नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जांचों में कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ये 3 जांचें होती हैं। इसके बाद जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है। अगर आप अभी आपके पास एक ही बच्चा है, अभी आपको कुछ दिन बच्चा नहीं चाहिए और आपका पीरियड भी इरेगुलर है, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, अगर आप इसको 21-21 दिन खाते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको पीरियड टाइम पे आता है, और दूसरा आपको कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है, आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे रहते हैं। दूसरे कुछ लोगों को उससे ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उनको हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत होती है। हर हार्मोन को देने का तरीका यही है, वो एमसी के 3rd या 5th डे से हम शुरू करते हैं, 21 दिन के लिए देते हैं। एक भी गोली आपने अगर नागा कर दी तो आपको विड्रॉल ब्लीडिंग आ जाती है, और विड्रॉल ब्लीडिंग को देख के आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर की तो दवाई नहीं काम कर रही है। तो ऐसे में आपको
डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उन दवाओं को पूरे दिन अच्छे से खाना है जितने दिन बताया है। और ये दवाएं यूजुअली जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उनमें 3 से 6 महीने चलती हैं। जो पीसीओडी वाले गर्ल्स हैं उनको वो कुछ लंबा भी चल सकता है। तो कोई भी दवा आप बिना डॉक्टर की सलाह के मिस ना करें। उसके अलावा जिनके अंदर पॉलिप होता है, कोई मिसकैरेज होकर के उसका टुकड़ा बचा होता है, तो उसको हम सिंपल डीएनसी जो सफाई आप लोग कहते हैं उसके द्वारा निकाल लेते हैं। जिन लोगों को अभी बच्चे की ज़रूरत है, उनके अंदर पॉलिप है, तो मैं उसको हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी की मदद से निकालने की कोशिश करती हूँ, जिससे मैं उनकी यूट्राइन कैविटी को बिना डैमेज किए सिर्फ उस पॉलिप को बाहर लेकर के चली आऊँ। सर्विक्स के मुंह पे अगर कोई गांठ या पॉलिप होती है तो हम उसको निकालते हैं। और ये जो भी चीज़ें हम निकालते हैं इसको हम हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन या जांच के लिए भेजते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर रियल रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी आपको इनफर्टिलिटी है और आपके पीरियड्स इस तरह से इरेगुलर हैं, तो ऐसे में जब हम वो जांच भेजते हैं तो उसमें 2 तरह की जांच करते हैं। एक तो उस एंडोमेट्रियम की हम डेटिंग करते हैं कि जिस तरह का ये दिखाई पड़ रहा है ऐसा ही है, इसमें प्रॉपर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। और दूसरा, हमारे देश में टीबी नाम का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है जो कि एंडोमेट्राइटिस करता है, बच्चेदानी की झिल्ली का इन्फेक्शन, और उसके साथ साथ आपको इनफर्टिलिटी भी करता है। तो हम ये दोनों जांचें एक साथ भेजते हैं और जांच के रिपोर्ट के हिसाब से आपका इलाज करते हैं। कई गांठें जो मैंने आपको अपने पिछले टॉक में बताई थी, जो फाइब्रॉयड है वो बच्चेदानी की झिल्ली के आसपास अगर रहता है तो वो भी इरेगुलर ब्लीडिंग देता है, हैवी ब्लीडिंग देता है। तो आपकी एज के हिसाब से उसको दूरबीन द्वारा या पेट खोल के सिर्फ गांठ निकाली जाती है। कभी कभी आपको इंजेक्शन और दवाएं दे करके उसको छोटा करने की कोशिश की जाती है। और अगर आपकी एज 45 के ऊपर है तो आपकी पूरी बच्चेदानी को निकाल करके और उसको हम जांच के लिए भेज देते हैं कि इसमें कोई ख़राब बीमारी तो नहीं बन रही है। और किसी भी महिला को अगर हार्मोन की दवा छोड़ने के बाद भी ये ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है, दोबारा होती है, या उसकी उम्र 40 और उससे ऊपर है, तो कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम उसकी बच्चेदानी की झिल्ली का एक पार्ट लेकर के जाँच के लिए भेज देते हैं कि इसमें कोई ख़राब बीमारी तो नहीं बन रही है। इसी तरह बहुत सारे और भी बॉडी के सिस्टमिक डिजीज़ हैं। कई लोगों को कुछ दवाएं चलती हैं, जैसे हार्ट के मरीज़ हैं, उनको खून पतला करने की, जिनका वैल्व रिप्लेसमेंट हुआ होता है हार्ट का, उनको खून पतला करने की दवा चलती है। तो वो खून पतला करने की दवा का डोज अगर बढ़ जाता है तो वो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग की, उसका काम ही यही होता है कि वो खून को जमने ना दे, तो वो वहाँ भी काम करने लग जाता है और बच्चेदानी से एक बार ब्लीडिंग शुरू होती है तो वो बंद नहीं होती है। तो ये एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको तुरंत डॉक्टर को बताना होता है। वो जब भी किसी का वैल्व रिप्लेसमेंट होकर के ये थेरेपी चलती है तो उसका एक जांच, क्लॉटिंग, ब्लीडिंग, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सारी जांचें होती रहती हैं, तो उस जांच के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह किसी के अंदर प्लेटलेट कम होते हैं, किसी को डेंगू हो गया या कोई भी वायरल फीवर जिसमें इस तरह की चीज़ें कि जिससे आपकी बॉडी में ब्लीडिंग क्लॉटिंग मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाए, उससे जो ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली हार्मोन्स से ठीक नहीं होती है। तो जो आप कहते हैं कि हमको ब्लीडिंग हो रही थी, डॉक्टर ने सफाई कर दिया, ठीक हो गया, तो जब झिल्ली कभी कभी बहुत मोटी हो जाती है, उस पर दवा काम करने में टाइम लेती है, तो ऐसे में हम लोग उसको सफाई करके जांच के लिए भेज देते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो उसको ठीक होने में ज़्यादा अच्छा और आसानी होती है। कुछ लोगों को ये टेंडेंसी होती है कि उनको एमसी में ब्लड ज़्यादा आता है बिना किसी बीमारी के। ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल तरह का कॉपर टी बनाया गया है जिसको हम मिरेना कहते हैं, और ये एडेनोमायोसिस, जिनकी बच्चेदानी की दीवार मोटी हो गई है, इन सारी सिचुएशंस में हम इन मरीज़ों के अंदर उस कॉपर टी को डाल देते हैं। उस कॉपर टी का मतलब ऐसा कोई चीज़, इसकी इस आम में दवाएं भरी होती हैं और ये जाके वहाँ पे लग गई, यूट्रस के अंदर ऐसे फिक्स हो गई, और अब ये दवा यहीं पे निकलती है, यहाँ पे काम करती है, तो आपको रोज़ दवा नहीं खाना पड़ता है और इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होता है। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिसकी वजह
तरह से हम इन चीज़ों को ठीक करते हैं और लड़की की उम्र के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किसको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और तीसरी की कंडीशन क्या है और उसमें कितना टाइम है हमारे पास उसको सेव करने का। और एक और चीज़, जो आपके अंदर इस तरह की कोई बीमारी होती है, आपके दिमाग में आ जाता है कि कहीं हमको कैंसर ना हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रॉपरली अपनी जांच करा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर को मिल रहे हैं और सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो बहुत अनलाइकली चांस होता है, लेकिन हम उस चांस को भी छोड़ते नहीं हैं, वो भी जांच करके देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये कुछ बातें थी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के बारे में। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से बार बार ब्लड आने से आपको खून की कमी हो सकती है, आप वीक महसूस कर सकते हैं, आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, जिस कारण से आपको ब्लीडिंग गड़बड़ है उसी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। या कभी कभी आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको मिसकैरेज हो जाता है, आपकी बच्चेदानी की झिल्ली बहुत पतली है, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाती है, वो एक रीज़न हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपको इनमें से किसी भी चीज़ की कमी लग रही है या ऐसा कोई सिम्टम आपके अंदर आ रहा है और रिपीटेडली आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और दूसरों से अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि जो मेंसेस में ब्लड निकलता है वो 35 ml से 80 ml के बीच में निकलता है, रफली 35 ml। तो किसी को 35 ml ब्लड निकल रहा है 3 दिन के अंदर, वो भी नॉर्मल है, किसी को 80 ml निकल रहा है, वो भी नॉर्मल है। मैं उसका एग्जांपल देती हूँ कि ये ग्लास है, इस ग्लास से अगर मैं पूरा पानी एक साथ गिरा दूं या बूंद बूंद करके गिराऊं, बात एक ही होगी, बस आपके समझ में फ़र्क है। तो किसी को जो है पीरियड आता है तो वो एक दिन हल्का आता है, दूसरे दिन खुल के आता है, तीसरे दिन से हल्का हो जाता है, वो नॉर्मल है। किसी को 2 दिन खुल के आता है, उसके बाद हल्का हो जाता है, वो भी नॉर्मल है। और किसी को थोड़ा थोड़ा 6-7 दिन, एक हफ्ते के अंदर अगर हमेशा आपको पीरियड 21 दिन के ऊपर आ रहा है और विद इन 1 वीक इधर या उधर आ रहा है, 3 से 7 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, जमे जमे क्लॉटेड ब्लड नहीं गिर रहे हैं, तो आपका पीरियड एकदम नॉर्मल है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आज इस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के बारे में जो हमने बात की, इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। वो माताएं जिनकी बेटियों को 15 साल की उम्र क्रॉस हो गई है, अभी तक पीरियड नहीं आया है, उनके शरीर का डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है, उनको एक बार ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये टॉक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की क्वेरी या कोई और टॉपिक जो आप जानना चाहते हैं, मुझसे सुनना चाहते हैं, इस चैट लाइन में या मेरे वेबसाइट पे या मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज करें और मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।